हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्किल में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, एक नया सब्जेक्ट। लेकिन उससे पहले एक बात, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। दोस्तों, यानी कि यदि हम अपने इरादों में पक्के हैं, अपने काम में अपने कर्म को लेकर हम कार्यरत हैं हमेशा, तो हम उससे दुनिया को बदलने का जज्बा रखते हैं। और यदि हम दुनिया के डर से अपने जज्बातों को मार देते हैं तो दुनिया हमें बदल देती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है दोस्तों, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में पॉलिटी की डिमांड कर रहे थे, इस वजह से हमने पॉलिटी शुरू करी है। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री भी मैं फिर से दोबारा लेकर आऊँगा आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा कुछ पॉलिटी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद फिर दोबारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसा आप लोग बताएंगे उस हिसाब से हम लोग अपना कोर्स कवर करते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका कुछ इतिहास जान लेते हैं। आपने जैसा कि हिस्ट्री में देखा था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो सन 1600 में एक रॉयल चार्टर पारित किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, जो भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का प्रमाण मिलता है। किसके द्वारा? हमारे ब्रिटेन के जो संसद होती है उसके द्वारा, क्वीन के द्वारा आदेश दिया जाता है या पारित किया जाता है। इसके बाद एक 1726 का राजलेख आता है। ठीक है, इस राजलेख के द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल और उनके परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। जो वहाँ के राज्यपाल थे उन्हें विधि यानी कि कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। इसमें गवर्नर को अध्यादेश बनाकर, यानी कि जैसे कि अभी राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है, अभी आपने जस्ट देखा होगा जो स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ जो गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उनके ऊपर राष्ट्रपति श्री राम महामहिम कोविंद जी ने वो अध्यादेश लाए थे। तो उसी प्रकार से अध्यादेश लाने की शक्ति इनके पास दे दी गई थी गवर्नरों को, और उसके उल्लंघन पर सजा देने का अधिकार भी मिल गया था। यानी कि यदि कोई उस अध्यादेश का पालन नहीं करता है तो गवर्नर जो है उसको सजा भी दे सकता है, ये अधिकार उनको मिल गया था। लेकिन गवर्नरों की शक्ति दो जगह कम कर दी गई थी, यानी कि निर्बंधन कर दिया गया था। पहला था कि इनकी विधि आंग्ल विरोधी नहीं होनी चाहिए। आंग्ल विरोधी से मतलब है, आंग्ल यानी कि अंग्रेजों को आंग्ल कहते हैं दोस्तों। इतिहास में, पॉलिटी में या किसी भी सब्जेक्ट, ज़्यादातर आपको ये वर्ड इतिहास और पॉलिटी में देखने को मिलेगा, आंग्ल। तो आंग्ल का मतलब अंग्रेजों से है, मतलब जो गवर्नर है वो अंग्रेजों के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकता। ठीक है, और दूसरा था वह युक्ति युक्त हो, यानी कि रीजनेबल हो। आप वह कानून बना रहा है या कोई कार्य कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये था 1726 का राजलेख। 1773 से पहले की एक थोड़ी सी भूमिका। अब दोस्तों 1700 यदि हम 77 की बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की, तो दोस्तों एक सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये एक्ट आया क्यों। वो एक्ट इसलिए आया कि जो कंपनी व्यापार कर रही थी, तो वो जो व्यापार करके माल ले जा रही थी या माल बेच रही थी या प्रॉफिट कमा रही थी, उसकी सही जानकारी ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है या पीएम है, जो क्राउन है, तो उसको नहीं मिलती थी। तो इसके ऊपर इससे तंग आकर वो कह देते थे प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो इससे तंग आकर उन्होंने इस एक्ट को लाया, जिसमें ये कहा गया, क्या कहा गया वो हम लोग देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को व्याप्त अनुशासनहीनता तथा स्वास्थ्य परक प्रवृत्ति के कारण कंपनी को क्षति पर रिपोर्ट देने के लिए तत्काल प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा 1772 में गठित गुप्त संसदीय प्रतिवेदन पर 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ। कब किया गया? 1772 में। एक्ट का क्या नाम था? द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस लिए किया गया? कंपनी के कर्मचारियों में व्याप्त अनुशासनहीनता, मतलब अनुशासन नहीं है, वो अनुशासन से इन द सेंस या तो वे बदतमीजी पे हैं, या बदतमीजी से यहाँ पे मतलब नहीं है, तो वो जो कंपनी जो वहाँ का कानून है उस देश का, इंग्लैंड का, तो उसके खिलाफ वह
काम करते हैं, तो अनुशासनहीनता हो गई। स्वास्थ्य परक प्रवृत्ति के कारण अपने ऊपर, मतलब ये जो कहते हैं नहीं स्वार्थी इंसान, तो वो स्वार्थ परक प्रवृत्ति के थे। इस कारण कंपनी को हुई क्षति पर, अब वो कहते थे साहब नुकसान हो गया, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ इसकी क्षति पर रिपोर्ट देने के लिए उन्होंने एक कमेटी गठित की और ये एक्ट पारित किया। इसके प्रावधान क्या थे वो हम लोग आगे देखते हैं। इसके पहला प्रावधान था कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है ना, आप देख सकते हैं बंगाल ऊपर हो गया, बंबई और मद्रास नीचे हो गए, उनके अधीन हो गए। इसी के साथ बंगाल के गवर्नर को सभी अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल का गवर्नर था, जैसे बंगाल का गवर्नर था, बंबई का गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर था, तो एक जो गवर्नर का पद चल रहा था। लेकिन जब बंबई और मद्रास का गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन आ गया तो बंगाल का गवर्नर क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है ना, तो गवर्नर जनरल को युद्ध और संधि और राजस्व संबंधी अधिकार प्रदान किए गए थे। मतलब कि युद्ध पर, किसी संधि पर, कोई राजस्व पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल कहाँ का था, बंगाल का। उसके अधीन अंग्रेजी या जो कंपनी है उसके अंतर्गत जितने भी राज्य थे उसका एक गवर्नर जनरल बना दिया गया, बाकी की जगह पे गवर्नर थे। ठीक है, वो गवर्नर जनरल कहाँ बैठता था, बंगाल में, इसलिए उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, गवर्नर जनरल की परिषद को कंपनी के अधीन ले प्रदेशों में शासन संचालन हेतु समय समय पर नियम और अध्यादेश तथा विनिमय के निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें कंपनी के अधीन, कंपनी है उसके अधीन प्रदेशों में संचालन, किन किन प्रदेशों में संचालन हो रही है, समय समय पर उसका नियम, अध्यादेश और विनिमय जैसे वस्तु विनिमय होता है, किसी भी चीज़ का एक्सचेंज का निर्माण का अधिकार दिया गया था। नियम, अध्यादेश और विनिमय का निर्माण उच्चतम न्यायालय की पूर्व स्वीकृति से ही किया जा सकता था। जो अध्यादेश था, जैसे कि अभी भी उस उच्चतम न्यायालय अगर किसी अध्यादेश के ऊपर उंगली उठा देता है तो वो समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए उस समय पर भी उच्चतम न्यायालय को उतनी ही भूमिका थी जो इस समय है। उच्चतम न्यायालय की पूर्व स्वीकृति की जाती थी, उसके बाद उस अध्यादेश को पारित किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं। फोर्ट विलियम में, जैसा कि हमने हिस्ट्री में देखा था दोस्तों, फोर्ट विलियम 1700 में बनकर तैयार हुआ था। तो फोर्ट विलियम में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। इसने कलकत्ता के मेयर कोर्ट की जगह ली और 1774 से ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च न्यायालय था। ठीक है ना, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ था, सबसे पहले 1774 में बना था, कलकत्ता में। जब कलकत्ता का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, कब किया गया, 1961 के एक्ट से, यानी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा 1862 में। तब तक ये भारत का सुप्रीम कोर्ट रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे हिस्ट्री और पॉलिटी की इसलिए बात करता हूं क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिकनेक्ट हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो जब आप किसी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो वो अच्छी समझ में आती है और एक दूसरे से इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी पता चलता है। इसलिए मैं आपको जहाँ पे भी जो पॉइंट कहीं से कनेक्ट हो सकता है तो मैं आपको उस चीज़ से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ब्रॉड हो सके। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के बारे में 1774 में ब्रिटिश क्राउन द्वारा जारी किए गए चार्टर के अधीन भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें दीवानी, दीवानी के मामले, फौजदारी के मामले, जल सेना के धार्मिक मामले व्यापक अधिकार दिए गए। मतलब कि दीवानी का मामला कौन कौन से मामले देखता था, कहने का मतलब ये है, इसमें दीवानी के मामले देखता था, फौजदारी के, जल सेना के और धार्मिक मामलों के। जल सेना इसमें क्यों शामिल थी, क्योंकि आपको पता है, हमने हिस्ट्री में इसकी चर्चा की थी कि इंग्लैंड जो है वो नेवी में बहुत ज़्यादा मजबूत था, तो इसलिए वो नेवी के थ्रू ही भारत पे आते थे जल के रास्ते। तो उसके जो मतभेद क्रिएट हो जाते थे, मतभेद अराइज होते थे, तो उनके मामले भी उन्होंने उच्चतम न्यायालय को सौंप दिए थे। तथा धार्मिक मामलों में व्यापक अधिकार दिए गए। भारत के लोग धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा ही, एक तरीके से कहें तो बहुत ही सूक्ष्म सोच हो जाती है भारतीयों की, जहाँ पे धर्म जोड़ दिया जाता है। इसका कुछ लोगों ने बहुत फ़ायदा भी उठाया,
धर्म के नाम पर। तो धार्मिक मामलों में भी व्यापक अधिकार दिए गए, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अपर न्यायाधीश। इस समय दोस्तों 30 थे पहले, अब 33 होने लगे हैं। अब 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब 34 की बेंच होती है पूरे सुप्रीम कोर्ट में, 3 अभी बढ़े थे लास्ट ईयर। तो उस समय जब बना था तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इसका पहला मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे था। ये बात आपको याद रखनी है, किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछी जा सकती है दोस्तों। इसके निर्णय के खिलाफ फिर इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल में ही अपील की जा सकती थी। जो इंग्लैंड में जो इसकी अदालत है उस पर ही अपील की जा सकती थी अगर इसके खिलाफ जाते हैं, कोई फैसले के खिलाफ जाना होता है तो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इस अधिनियम के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, या गवर्नर जनरल पहला कौन बना, तो वो वारेन हेस्टिंग्स बना, जिसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है। क्योंकि जितने भी, आप समझने की कोशिश करिए, बंगाल का तो गवर्नर जनरल बना, लेकिन जितने भी अंग्रेजी शासन के या कंपनी के अधीन राज्य थे उन सबको इसके अधीन कर दिया गया। तो जब सबके अधीन हो गया तो पूरा मतलब कि जो भारत के जो इसके हिस्से में था उस सबके अधीन, इसके अधीन आ गया, तो वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी एक्ट के साथ ही कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत हुई। इसी एक्ट के द्वारा, जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को वहाँ की पार्लियामेंट ने पास किया है, तो इसी एक्ट के द्वारा वहाँ के कंपनी के ऊपर कुछ मतलब प्रशासन करने का उनका प्रयास शुरू होता है। इसी एक्ट के द्वारा ही भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। एक पहला संविधान आया इसमें, जिससे भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत हुई, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। इन कंपनी के ऊपर एक कमेटी बैठा दी गई जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा गया। ठीक है दोस्तों, जिसे कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया और उनको कह दिया गया कि आप कंपनी का जो राजस्व आ रहा है या जो भी नागरिक हैं उसके, और सैन्य जो भी लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरीके का जो भी विवाद है, सैन्य विवाद है, सैन्य जानकारी जो भी कुछ प्राप्त होती है वो आप सरकार को, ब्रिटिश सरकार को देंगे। तो पूरी जो कंपनी है वो इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंडर में आ गई। ठीक है दोस्तों, इसके तहत कंपनी के कर्मचारी किसी से भी मतलब किसी भी भारतीय से कोई भी उपहार नहीं ले सकते थे, कोई रिश्वत नहीं ले सकते थे, यहाँ तक कि अपना कोई निजी व्यापार भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इसमें फिर भी कुछ खामियां थीं, इस एक्ट में कुछ खामियां पाई गई, जिसके बाद एक नया एक्ट लाया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। चूंकि जिसके द्वारा लाया गया उसका नाम पिट्स था, इसलिए इसका नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट इसको। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये 1773 के एक्ट को सेटल कर रहा है। ठीक है, इसमें कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। मतलब कि उन्होंने वाणिज्य के लिए आपने कह दिया कि वाणिज्य काम जो बिजनेस कर रहे हैं वो अलग करेंगे और जो राजनीति कर रहे हैं वो अलग कार्य करेंगे। ठीक है, उनको 2 भागों में बांट दी गई कंपनी को। राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया और वाणिज्यिक मामले के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स स्थायी। ठीक है ना, यहीं से कंपनी के में द्वैत शासन की शुरुआत हो जाती है। द्वैत शासन क्या होता है? एक आदमी दीवानगी देख रहा है, एक आदमी शासन देख रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं द्वैत शासन। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह शक्ति प्रदान की गई थी कि वह ब्रिटिश भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण पर नियंत्रण करे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो उस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई थी, तो उसके हिस्सा इनको दे दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है दोस्तों, यह एक्ट 2 मायनों में विशेष था। कौन कौन से? भारत ने कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया पहली बार।
मतलब कि जो कंपनी के अधीन क्षेत्र हैं उनको ब्रिटिश आधिपत्य कहा जाने लगा कि ये ब्रिटिश के अधीन है। यानी कि अगर देखा जाए तो ब्रिटिश ने अपनी पांव जमाना यहीं से शुरू कर दिए थे देश के अंदर। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार कंपनी के सभी कार्य और प्रशासन, चूंकि आप पिछले हमने पढ़ा कि उन्होंने एक काम दे दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, एक काम दे दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और दोनों ही उसके अधीन थे ब्रिटिश सरकार के। तो क्या हुआ कि पूरा कंपनी ही उनके अधीन आ गई। अब वो जैसे जैसे एक्ट पारित करते जाएंगे आगे, वैसे वैसे कंपनी काम करती जाएगी। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में भी कंपनी ने जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए दूसरा एक्ट, ठीक है दोस्तों, ये था हमारा 1773 का एक्ट और 1784 का एक्ट। ठीक है, कल हम इसके आगे के एक्ट देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और छोटी मगर बड़े काम की बातों में आप कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।